साथियों, स्वागत है आपका आगे लाइफ के एक और नया। आज हमारे साथ जुड़े हैं साथी कलाकार महेंद्र प्रताप दिनकर। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम एक युवा कलाकार से आज वार्तालाप साझा करेंगे। उनकी कला पर चर्चा करेंगे, उनके संदर्भों को, उनकी तकनीकों को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह की परेशानियां, समस्याएं एक युवा कलाकार को देखनी पड़ती हैं, इस बारे में भी हम ज़रूर चाहेंगे कि हम कुछ न कुछ ज़रूर चर्चा कर पाएँ। मैं चाहूँगा यहाँ निमंत्रित करना भारत कुमार जैन को, जो क्यूरेटर हैं अज्ञे इंटरनेशनल 2021 के। उन्होंने कलाकार के बारे में कुछ पंक्तियों में प्रयास किया है समझाने का, कलाकार की मनोदशा, उनके चिंतन को, उनके दर्शन को हम सबके साथ रखा है। साथियों, कल आपने हमारे फेसबुक पेज पर कलाकार की कलाकृतियों की तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी और हमें बेहद खुशी है कि उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्यूरेटर भारत कुमार जैन से आग्रह करेंगे कि वो कलाकार के विषय में हम सभी से परिचित कराएं और क्या सोचते हैं वो कलाकार के बारे में, उनकी कलाकृति के बारे में, उनके विमर्श के बारे में हम जानना चाहेंगे भारत कुमार जैन। जी भारत। प्रतीक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे आज के कलाकार महेंद्र प्रताप दिनकर, जो कि स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, मैं उनका भी अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से हमारे साथी कलाकार का बीते दिन में उनका डिस्प्ले हुआ है और हम आज उनके काम के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। महेंद्र जी एक मूर्ति कलाकार होने के साथ साथ एक युवा कलाकार हैं और हमारे समकालीन हैं। और जिस तरीके से मैंने उनके काम को समझ पाया हूँ और जिस गहराई से वो काम करते हैं, एक उनका बहुत ही ऊर्जा की तरफ, जो प्रकृति की एक ऊर्जा है, हम जिसको कहेंगे कि एक नेचुरल पावर, उसकी तरफ उनका झुकाव बहुत अधिक है। इसके साथ ही वह अपने काम में जिस तरीके से मीडियम, जो माध्यम, इस कल्चर में माध्यम बहुत मैटर करता है। वह टेराकोटा, ब्रॉन्ज, ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल, सैंडस्टोन, हर तरीके के मीडियम में उन्होंने काम किया है और उनके काम का एक एक्सप्रेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक अमूर्तन की तरफ है। हम उस अमूर्तन में एक जो मूर्त रूप है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के रूपाकारों से बहुत मिलता जुलता है। और आज की जो समकालीन हमारी आधुनिक जो तकनीक है, जो यांत्रिकी लाइफ है, जो हमारी एक, उस लाइफ से भी वो काफी प्रभावित है। उनके काम में तकनीकी उपकरण के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हम उन पार्ट के एक विशाल या अति यथार्थ रूप को हम देख सकते हैं। माइक्रो चीजों को वो बहुत ही गहराई से उसका एक अवलोकन करते हैं, उसका एक बहुत अच्छे तरीके से उसको समझते हैं और इसके बाद वह अपने काम में कहीं एक जगह पर किसी माध्यम के साथ वह उसके साथ प्ले करते हैं। तो ये एक उनकी अच्छी खास बात है और बहुत कम इस उम्र में इस तरीके का काम हमें देखने मिलता है। क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, प्रतीक जी आप भी काम कर रहे हैं इतने समय से, तो बहुत कम एक स्कल्पचर एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत हार्ड वर्किंग भी होती है और 3D होता है। 3D के साथ हमें ऐसा नहीं है कि उसका एक डायमेंशन पे काम करना है, पर उसके हर एक डायमेंशन से वो देखने पे उसमें एक अधूरापन महसूस ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कलाकार की खूबी या खासियत हम ये कह सकते हैं कि उसके काम में एक हर एक एंगल से एक अद्भुत सा जो सौंदर्य है वह प्रतीत होता है। मुझे ये लगता है कि महेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका काम आज की समकालीन कला में, मतलब आज के समकालीन विचार उनकी कला में प्रत्यक्ष होते हैं और इसी वजह से शायद हमारे जो 60 कलाकारों
में एक उनका चयन किया गया है और बहुत स्थापित जूरी मेंबर के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। और इनके काम में एक औरों से एक और जो कलाकार अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं लगातार, या जिनका नहीं हो पाया है, तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, काम के साथ आपके विचार, आपका समय और आपकी तकनीक, ये सभी चीजों का जब समावेश होता है तो हम निश्चित तौर पर एक अच्छा और औरों से हटके, लीक से हटके हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए महेंद्र को बधाई बहुत बहुत, आगे वो अच्छा काम करते रहे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, हमारी टीम की तरफ से। और प्रतीक जी, आप इनसे संवाद कीजिए आज की हमारी कला वार्ता में। मुझे निश्चित उम्मीद है कि ये अपने काम के साथ अपने बहुत एक्सपीरियंस ऐसे साझा करेंगे जिनका जो युवा कलाकार जो इनके हमारे जो पीछे आ रहे हैं उन्हें कुछ सीखने मिले। मूर्तिकला का जो माध्यम है वो न केवल अधिक समय में पूर्ण होता है, बल्कि जिस प्रकार भारत ने भी हमें याद दिलाया कि 3 डायमेंशनैलिटी के कारण जो उसको आपको स्पेस के भीतर देखना होता है, चारों तरफ से उसे देखा जाता है, उसका कोई एक सिरा नहीं होता। और इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखकर कठिन माध्यम, कठिन सरफेस, कठोर पत्थर, अलग अलग तरह की लकड़ियां, अलग अलग तरह के कास्टिंग मटेरियल, कभी मेटल, कभी फाइबर्स, कभी रिलीफ में काम होता है, कभी कार्विंग्स होती हैं, कभी मटेरियल को ऐड किया जाता है। इसी तरह की अनेक बारीकियां हैं इस माध्यम की, और उनसे जुड़ी तकनीकें हैं जो हम अपने आज के कलाकार से पूरा प्रयास करेंगे कि कुछ प्रकाश उनसे हम इन सभी बातों पर, इन सभी सवालों पर ले सकें, ताकि और हमारे साथी कलाकार जो इस माध्यम में और गहराई से उतरना चाह रहे हो, कुछ यहाँ से हमारे इस अज्ञे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे आज के कलाकार के माध्यम से कुछ सीखने को, जानने को मिल पाए। तो समय ना लेते हुए मैं आज आपसे अब हमारे नए कलाकार, आज के कलाकार से रूबरू कराऊंगा। स्वागत है महेंद्र आपका। बहुत 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 खुशी है हमें कि आपने अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म को चुना, हमें आपने अपने कार्यों की छवियां भेजी, और उससे भी ज़्यादा खुशी है मुझे कि जूरी के माध्यम से चुनिंदा चयनित कलाकारों में आप शुमार हो पाए, शामिल हो पाए। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपको बधाई देना चाहेंगे। आप बहुत कुशलता से, बहुत कठिन माध्यम को बहुत सुंदरता से आकार दे सकते हैं। इस कौशल के लिए आपको बधाई। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से आते हैं, क्या कर रहे थे आप, कैसे आप कला में आए, पूरा प्रकाश डालिए अपने कलाकार के सफर, आपकी इस यात्रा पर थोड़ा जानकारी आप दीजिए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप दिनकर और मैं मिर्जापुर एक प्रागैतिहासिक क्षेत्र से आता है, जहाँ से हमें लखनिया दरी वगैरह सब का पता चलता है, जहाँ से शुरुआत होती है हिस्ट्री की हमारी, उस क्षेत्र से हम आते हैं। और मेरा शुरुआत हुआ मतलब कि नॉर्मली क्लासेस शुरू हुई जब हम लोग की 1 से लेके 12th तक का, तो उसमें नॉर्मली क्लासेस हमारी चलती थी ड्राइंग की, तो हम उसमें अपना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन कोई ज्ञान नहीं था कैसा कि आगे चल के हम इस फील्ड में आएंगे। तो जब हमने हाई स्कूल पास किया तो हमारे गुरु अनिल राव जो BHU से पास आउट हैं, और उन्होंने हमें राय दिया कि आप BHU जाइए, वहां से आपको बहुत से ऐसे सारे फील्ड मिलेंगे जहां से आपको अप्रोच मिल सकता है। तो हमने उस टाइम से ठान लिया कि हमें BHU पहले जाना है। तो जब वहां से शुरुआत हुई तो मैंने क्या किया कि आया BHU, फिर उसके बाद तैयारी वगैरह शुरू किए। फिर हमने सोचा कि पहले अप्लाइड लिया जाएगा, वहां आके जब फील्ड के बारे में जाने। जब मैं क्लासेस 1 साल का पूरा हो गया
सभी क्लासेस, अप्लाइड, स्कल्पचर, पेंटिंग, टेक्सटाइल, पॉटी, सिरामिक, सबका जब मैंने क्लास लिया तो मुझे स्कल्पचर सबसे बेहतर समझ में आया कि हम इसमें अपना अप्रोच हमारा हो सकता है, बल्कि पेंटिंग या टेक्सटाइल के अपेक्षा। तो हमने वहाँ से शुरुआत किया करियर, और फिर धीरे धीरे क्ले मॉडलिंग हुआ, फिर उसके बाद हमारा पीओपी मॉडलिंग शुरू किया गया, डायरेक्ट पीओपी मॉडलिंग, फिर उसके बाद वुड कार्विंग, फिर मेटल कास्टिंग, फिर उसके बाद स्टोन कार्विंग। तो जब स्टोन कार्विंग मैं किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम तो है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं स्टोन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया, जिसकी वजह से हम मास्टर्स में प्रयास पूरा किए कि हम जितना काम करेंगे स्टोन से ही करेंगे। तो बैचलर में हमने जो भी किया वो तो एक टीचर का गाइड था कि हमें ये चाहिए और इस तरीके से आप करिए, तो हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये बेहतर होगा या नहीं होगा। तो वहाँ तक तो हमारे बैचलर में मतलब टीचर्स गुरुजन का ही आशीर्वाद रहा है कि मैंने फिर वहाँ से पास आउट होते ही मैं जामिया में फिर अपना एडमिशन लिया स्कल्पचर से। यहाँ हमारे गुरु मीर इम्तियाज सर और शाहिद जावेद सर हैं, तो इन लोगों से रूबरू हुए। फिर वहाँ से मैंने अपना काम के बारे में बताया, इंटरव्यू भी हुआ, काफ़ी देर रिप्रेजेंटेशन भी दिया मैंने। तो सर ने बताया कि अब काम शुरू करो और देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया अपना करियर, मतलब कि अब हम शुरू करते हैं। तब जब हमने एक सेमेस्टर होने वाला था तो मैंने काम एचआरडी का फॉर्म भरा लास्ट टाइम में। तो वहाँ पर हमने अपने एचआरडी के लिए काम करना शुरू किया, जो मेरे एनर्जी का थ्रू मैं अपना जो एनर्जी, अपनी एनर्जी और प्राकृतिक एनर्जी को जोड़कर एक नई एनर्जी के रूप में काम करना शुरू किया कि जो हमें और हमारे पर्यावरण को एक तरीके से संदेश दे सके। तो हमने वहाँ से अपना करियर शुरू किया और यहाँ तक फिर चल कर आए हैं। जी, इसी ये पक्ष को आप थोड़ा और उजागर कीजिए। आपने बहुत गहरा विषय यहाँ का चुना है, और ऊर्जा की आपने बात की, और आपने बहुत एक आपका जो अभी वक्तव्य है वो एक गंभीर वक्तव्य है कि आप ऊर्जा के साथ जुड़ने की चर्चा करते हैं। हाँ, ऐसा है कि जब हमने बैचलर में शुरू किया काम तो क्या हुआ कि हमें नहीं लग रहा था कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो एक हमारे नए गुरुजी पटना से हैं जो अमरेश कुमार, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि महेंद्र कि ये काम को थोड़ा आगे तक ले चलो, क्योंकि तुम्हारा ये काम बहुत कुछ डिफाइन करेगा कि हाँ हम आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो हमने शुरुआत किया, एक छोटे से स्टोन का हेड बनाया, मतलब नॉर्मली एक सिंबॉलिक हेड बनाया। तो वहां से मेरे माइंड को डाइवर्ट हुआ कि नहीं, अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर वहां से शुरू किया हमने। तो एनर्जी इस तरीके से हुआ कि जैसे कि हम हर जगह जाते हैं तो कुछ नई चीज देखने को मिलता है। उस नई चीजों में हम ढूंढते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। उस अस्तित्व को ढूंढते 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 फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये हमारे तरीके से ये हम कर सकते हैं। हमने कोलकाता विजिट किया, फिर हैदराबाद विजिट किया, फिर भोपाल विजिट किया, फिर जयपुर विजिट किया, ऐसे ही लखनऊ विजिट किया। मैंने कई जगह देखे और हर जगह म्यूजियम वगैरह घूमे। तो हम फिर वहां से हमको लगा कि नहीं यार, अभी तो मेरा काम शुरुआत हुआ है, अब मैं इसको डिफाइन करते करते आगे कितना ले जा सकते हैं। तो मैं उस एनर्जी को कलेक्ट करके धीरे 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 एक को जोड़ के फिर हमने यहाँ तक अपना सफर तय किया है। जो मेरा बैचलर और मास्टर्स का सफर है, एक इसी लेवल पर मैंने सोचा कि आगे बढ़ते चलूं, ताकि कोई भी समस्या हो तो उसके साथ मैं जुड़ूं कि हाँ नहीं, ये नए हमारे समस्याओं को जोड़ के और एक नया परिवर्तन लाने का कोशिश कर सकते हैं, जो पर्यावरण को और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस यही मेरा विचार है। बहुत आपने गंभीर बातें अभी फिर से हाँ कही हैं, और इतनी कम आयु में आप काफी गहराई तक अगर सोच रहे हैं, खासकर सूक्ष्मता और जो
तात्विक दर्शन जिसे कहते हैं, ये उस तरह की आपकी बातचीत है। आपके जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो कहीं एक सूक्ष्म जगत से, तात्विक जगत से, और आप उसको फिर हमारे हमारे संसार में, जो हमारा जागृत संसार में आपको यहाँ पर पाते हैं। मतलब कहने का मेरा अर्थ यहाँ ये है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा, आपने यहाँ ऊर्जा की बात की, ऊर्जा से जुड़ने की बात की, फिर आपने जब माध्यम चुने हैं, और आपने खासकर आपने पत्थर जो माध्यम है, पत्थर पत्थर में जब काम करते हैं आप, और आप इन विचारों को वहाँ साथ लेके चलते हैं, तो अपने जो आपका कार्य करते वक्त का जो समय होता है, आपका जो प्रोसेस है, उस बारे में आप जरूर हमसे कुछ कहिएगा। और कहते हैं कि स्कल्पचर में हमारा क्या है, तो जैसा कि स्कल्पचर और पेंटिंग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस डायमेंशन का फर्क है, वो 2D और 3D का। तो हम क्या करते हैं कि हमको 2D और 3D दोनों का ज्ञान होता है। इसमें क्या है कि 3D में फायदे ये हैं कि तो 2D से अगर स्टडी करके और 3D में आते हैं, तो दोनों में ये फर्क पड़ता है कि हम किस लेवल तक जा रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन तो सेम है, लेकिन क्या कहते हैं, डायमेंशन अलग होने की तरह वजह से वो थोड़ा सा अंतर समझ में आता है कि नहीं, ये इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हमें क्ले मॉडलिंग सीखना पड़ता है, फिर अदर मीडियम में भी सीखना पड़ता है। तो हमें क्ले मॉडलिंग एक तरीके से स्केच होता है, जो हम जैसे पेपर में करते हैं वैसे इसमें करते हैं। बस फर्क यही होता है कि बस वो क्ले से होता है और वो पेंसिल या कलर से होता है। तो हमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आता, लेकिन बस यही है कि इसको कितना बेहतर तरीका दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं। और मीडियम का एक वो ये है कि मीडियम अलग अलग तरीके, जैसे कि क्ले और स्टोन और मेटल हुआ या फिर पीओपी हुआ, सबका एक अलग एक वो होता है कि क्वालिटी होती है कि हमें किस तरीके से उसमें ढलना होगा। क्योंकि एक एक मीडियम अलग अलग तरीके से मांग करता है कि हमारी डिजाइन किस तरीके से हो गई, तो उस तरीके उस मीडियम के साथ कनेक्ट हो सके। तो उस कनेक्टिंग की वजह से हमें अलग अलग मीडियमों को चूज करना पड़ता है, जिसमें मेरा ज़्यादा फेवरेट स्टोन और मेटल रहा है। तो मैं स्टोन में और मेटल में बस फर्क तो कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ठोस मुद्रा में है, लेकिन बस एक ही फर्क है कि एक होता है कि पहले मॉडलिंग करके फिर उसमें कास्टिंग किया जाता है, और एक होता है डायरेक्ट हमें उसमें दिया जाता है कि नहीं, हम इसमें डायरेक्ट कार्य करके कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टोन में हमारा यही होता है कि हमें ये फील होता है कि हम मूर्ति बनाते नहीं हैं, हम उसमें बना हुआ है पहले से ही, बस मैं उसको एक आकार दे रहा हूँ कि नहीं नहीं यही होना चाहिए। बस यही एक फर्क पड़ता है अदर मीडियम के साथ, क्योंकि मेटल में और इसमें और अदर में सब में एक तरीके से एक मूर्त रूप होता है। बस हमको हम देखते हैं कि हम किस तरह वेव में देख रहे हैं, कि हमारी एनर्जी किस वेव में जा रही है, उस तरीके से हमारे इस चीज को डिफाइन करता है मीडियम के साथ। बिल्कुल पूछिए, आप सवाल पूछिए। महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इतने लंबे समय आपने इस कल्चर के साथ गुजारा, आपने काम किया, कोई एक ऐसा अनुभव बताओ अपने काम को लेके कि आपने इतने वेरिएशंस में काम किया, आपको क्या अनुभव मिला इस चीज से? एक बेसिक कोई एक ऐसी ठोस चीज जो इतनी लंबी यात्रा के बाद हम एक कुछ पाते हैं, क्या पाया आपने वो इतना स्कल्पचर करके, इतना ड्राइंग करके और इतने वेरिएशंस में काम करके? क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरे काम में मुझे कुछ आप खोजने की कोशिश कर रहे हो? जैसे एक स्टाइल होता है ना, मैंने आपके काम देखे तो आपके एक काम में, हर एक काम में एक अलग अलग पैटर्न का काम है, एक ऐसा नहीं है कि एक सीरीज का काम है, एक अलग अलग सीरीज फील हो रही है। तो क्या आपको काम करते वक्त कभी ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूं, या फिर आपके कभी बीच में किसी से ऐसे प्रभावित हुए आप, कि आपको किसी और का काम अच्छा लगने लगा और आपको लगता है कि नहीं, वो चीजें मेरे काम में आनी चाहिए? कुछ इस तरीके की चीजें मैं कुछ जानना चाहता हूँ।
क्या अनुभव है आपका, वो अनुभव मैं जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ये है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अगर विजिट कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है, तो इससे यही एक्सपीरियंस होता है कि हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, और नया सीखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इससे इम्प्रूव हो सकता है। तो इससे हमें यही होता है कि हम एक एक चीज को पकड़ के चलने से अच्छा है कि उसको पकड़ते चलो, लेकिन उसके साथ साथ विजुलाइज करो कि हम किस तरीके से कहाँ तक जा रहे हैं। तो क्या है कि शुरू में हमने बैचलर में क्या होता है कि हमें सीरीज नहीं सिखाया जाता करने के लिए, क्योंकि हमें उस समय लर्निंग, मेन तो लर्निंग होता है कि अभी आपका पॉइंट पकड़ना है कि किस तरीके से हमको आगे चलना है। तो उस चीज को बैचलर में तो नहीं किया, लेकिन मास्टर एज ए मास्टर में हमने बहुत कुछ सीखा। तो जिसमें से मतलब एक वेस्टर्न आर्टिस्ट है तान्या प्रेमिंगर, तो उनके काम में मैंने देखा कि वो अपना मतलब कि वुमेन को मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का दिखाई है कि मतलब किस तरीके से एक औरत अपने परिवार के साथ या फिर और किसी के साथ किस तरीके से कनेक्ट होती हैं और किस बेस पर होती हैं। तो उस चीज को हमने देखा तो मुझे लगा यार कि हमें इस चीज को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर हम कर क्या सकते हैं कुछ नया। तो उस चीज को लेकर हमने प्रयास किया। तो मैं एक घटना हुआ क्या कि हमारा फर्स्ट ज्यूरी चल रही थी, सर क्या टूटू पटनायक, टूटू पटनायक जी आए हमारे ज्यूरी मेंबर। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम किस बेस पर जा रहे हैं उसका वो तो ठीक है जो भी है, लेकिन हमें देखना है कि हम किस चीज को सीखते हुए जा रहे हैं और किस लेवल पर जा रहा है वो उसको देखना है। और उसको हम देखते हुए कितना क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं ये ध्यान में रखते हुए। और हमें किसी आर्टिस्ट को फॉलो करना कोई बुरी चीज नहीं है, हमें उस आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहिए लेकिन उसकी कॉपी कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने वहां से यही सीखा कि मैंने कभी कॉपी किसी आर्टिस्ट का नहीं किया। अभी तक मैंने प्रयास करता हूँ कि जो भी हो, प्रभाव तो ठीक है कि प्रभाव हर किसी को पड़ता है, ब्रांकुशी का भी प्रभाव पड़ता है, एंडी मूर का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, और बाकी बाकी हमारे यहाँ के अपने इंडियन में देखा जाए तो रामकिंकर बैज है जिसने इतने महान कलाकार, और बलबीर सिंह कट हैं, इतने महान कलाकार। तो हमें जरूरी नहीं है कि वेस्टर्न का हो या फिर इंडियन ही हो, हमें देखना है कि हम किसको देखने के बाद हमारे अंदर एनर्जी नई प्रतीत होती है, उस चीज को लेके हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज को देखते हुए हमने यहाँ तक पहुंचा। आपके काम का दर्शन मतलब भावना, आपके काम की जो भावना है, जैसे आपने ऊर्जा की बात की, ऊर्जा से एक होना, तो आप इस बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे कि आपका जो वो एक ऊर्जा क्या है, आप किसके साथ जुड़ रहे हो। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप आकृति पहले से ही उसमें रहती है। ऐसा मैं भी बोलता हूँ कि पेंटिंग्स जब हम बनाते हैं तो कैनवस पे ऑलरेडी वो हमें कैनवस हमें बोलना शुरू करता है, बताना शुरू करता है तो कि यहाँ पे ये हाँ बिल्कुल करना है, तो वो कम्युनिकेशन होता है हमारा। साथियों, अज्ञा लाइव के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कलाकार महेंद्र प्रताप दिनकर के साथ। कलाकार से उनकी कलाकृतियों के बारे में बातचीत हमारी जारी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे महेंद्र, आप कहाँ से आते हैं, आपका किन परिवेशों से, किन परिस्थितियों में आप कलाकार बने हैं, क्या इस तरह की कुछ बातें हमसे साझा कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले से एक प्राकृतिक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मेरा घर है, और मैं मिडिल क्लास मतलब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत शिक्षा को लेके थोड़ा सा मेरे घर में है कि आगे बढ़ने का, जो कि पूरे परिवेश में गांव में ऐसा देखने को मिलता है, हमें भी आज भी देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग हैं ऐसे जो शिक्षा को मतलब कि नॉर्मली ले रहे हैं, जो कि समझ में नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर उद्देश्य क्या है। उस उस चीज से उठकर हम यहाँ तक आने के लिए हमारे बुजुर्गों का प्लस
हमारे जो परिवार, हमारा जो परिवार है, जिसके यहाँ खुशकिस्मत है, जिसके यहाँ हमारा जन्म हुआ और मैं यहाँ तक आने में मेरा पूरा सपोर्ट दिए। और हम चाहेंगे कि अब आगे भी ऐसे सपोर्ट देते रहें ताकि हम भी बढ़ें और बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बने कि हाँ, हमें पढ़ने का फायदा कहाँ कहाँ मिल सकता है, अब किस तरीके से मिल सकता है और किस क्षेत्र में मिल सकता है। अब देखना है कि आगे कितने लोग इससे वो होता है कि हमें किस तरीके से उसको अपने दिमाग में रिमाइंड कर रहे हैं या किस तरीके से करना चाह रहे हैं। फिर भी काफी बदलाव आया हुआ है कि हाँ, गांव में कुछ लोगों का स्कूल दूर होने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, जितना हो सके शिक्षा दिया जाए। तो मैं वहां से चल के अपना एक करियर बनाने के लिए पहले मैं 9th में अपना गांव छोड़ा और मैंने मार्केट सिटी में आया और 4 साल वहां पर 9th से 12th तक पढ़ा। उसके बाद फिर वहां से हमारे करियर असली शुरुआत करियर के उस 4 साल के बीच का प्लान से हमें बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और फिर वहां से हम मास्टर्स के लिए कई जगह अप्लाई किए, लेकिन 2 यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन मुझे दिल्ली आना था, इसलिए मैं वापस दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन फाइनल ले लिया और फिर यहाँ से अपना करियर शुरुआत किया। नए करियर के रूप में एक अच्छी साझेदारी जो हमारे कला के और हमारे बीच में होनी चाहिए, उसको देने का प्रयास किया। तो आपके घर में पहले से कुछ कलाकार या आप पहले से जानते थे कि कला में भी इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर और कुछ इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, या मूर्ति कला आपने कभी देखा, किसी को मूर्तिकार को देखा बचपन से, या फिर ये जो सब हुआ एकदम आपके लिए सब एकदम नया ही रहा? ऐसा है कि हमारे यहाँ तो मूर्तिकार तो नहीं मिले, लेकिन एक होते हैं जो जात के होते हैं, जैसे जो पुरवा वगैरह क्या बोलते हैं, बनाते हैं बर्तन वगैरह मिट्टी के, कोहार जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। तो उनको देखकर काफी मुझे इंटरेस्टिंग आता था कि ये इतना परफेक्ट लाइन लेंथ एक चक्के के बीच में मिट्टी लगाकर एक अच्छा एक पॉट तैयार करके हमारे बीच लाते हैं, उसका कीमत हमारे यहाँ कितनी है। उस टाइम में तो बहुत थी, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे यहाँ फाइबर ग्लास, फाइबर प्लेट आने से उनकी महत्ता खत्म हो गई है। लेकिन वो हमारे बीच जब था, उस टाइम से हमारी कनेक्टिंग हमारे बीच थी बचपन में। वो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमें या हमारे पूरे परिवार को साझा किया। और ऐसा कुछ नहीं था मेरे यहाँ की, मतलब कि कोई परिवार में कोई आर्टिस्ट हो या कोई इंजीनियर हो या कुछ भी नहीं था। मेरे बड़े भाई ने इंजीनियरिंग किया, तो उनको लगा कि इस हमारे भाई को भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमारा बड़ा भाई किया है तो हमें ये जरूरी नहीं कि यही सब्जेक्ट चूज करें, हमें कुछ अलग सब्जेक्ट भी ले चलें जो हमें आसान लगे। बाकी सामने वाला क्या सोचता है वो तो पता नहीं। तो मैंने वहां से मतलब हाई स्कूल में जब मैं पास किया, तो मेरे जो गुरु रहे कला के अनिल राव जी, उन्होंने बताया कि BHU जाओ, वहां से अपना ये आर्ट फील्ड में इस तरीके से अगर तुम जॉब भी करना चाहते, एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं तुम फ्रीलांस, तुम्हारे पास अगर हर चीज अवेलेबल है तो तुम फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। तो वहां से हमने सोचा कि चलो पेंटिंग ही करना है। तो पेंटिंग तो वहां तो पता नहीं था, लेकिन कि पेंटिंग ही सिर्फ है। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ पर आके जब मैंने एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि पेंटिंग ही सिर्फ फाइन आर्ट के अंदर नहीं आता, और भी चीजें आती हैं। बाकी और भी कई कलाएं हैं जो हमें के चूज किया कि हाँ, तब हमें चीजें क्लियर हुई कि हमें अब इस कल्चर में जाना है, कहाँ जाना है। तब वहां से शुरुआत होती है, हमारी एक नई स्थिति में आते हैं। महेंद्र, आपकी जो कला है, आपकी कलाकृतियों में जो जिस तरह की आकृतियां आ रही हैं और जो भी उसके पीछे की विषय वस्तु है, अगर आपसे संक्षिप्त में उनका परिचय लिया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे?
तो ऐसा है कि जो मेरा एक काम है इस मीडियम के साथ एक वो है विध्वंस करके जो दिया गया है। इसमें क्या है कि हमने एक स्टोरी पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद की, उसके नाम ही था विध्वंस। उसमें क्या है कि दिया गया था कि हम अपने परिवेश में किस तरीके से जीते हैं और किस वेशभूषा को लेके चलते हैं। तो उसमें एक क्लियर होता है कि हमारे यहाँ पहले ये था कि उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों को किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस बेस पर बिहेव करते हैं। तो वहां पर हमें ये दिखने को मिला कि उसमें की एक स्टोरी ऐसी है कि एक जो दाना भूनने वाली औरत है उसके साथ वो कहीं दूर से आई हुई है और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो गांव में अपना दाना भूजती है, लेकिन गांव का जो मुखिया होता है वो उसको आगे बढ़ने के नहीं देता है। तो उस चीज को लेके वहां पर हमें दिखा कि हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी सामने वाला क्या कर रहा है किस तरीके से कर रहा है वो नहीं करना है। वही मेरा एक जीवन का सर्कल को लेके एक राउंड फिगर लेके और मैंने इस कल्चर तैयार किया। बिल्कुल। आपका जो अब हम बात करते हैं टेंशन। जो मेरा एक होता है, एक टेंशन दो प्रकार का होता है। एक होता है कि मेरा बैलेंस और दूसरा होता है कि माइंड बैलेंस का कितना प्रभाव पड़ता है। एक प्राकृतिक बैलेंस और माइंड बैलेंस। हमें प्राकृतिक बैलेंस को देखने के लिए किस तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं तो माइंड बैलेंस कर सकता हूँ अपने माइंड को, लेकिन प्राकृतिक बैलेंस को देखने के लिए हमें अपने हिसाब से ये देखना होगा कि हम ये दिखाए हैं कि एक कोई चीज है जिसके ऊपर भी दूसरा चीज है, जो कि उसको ऐसे पकड़ के रखा है कि अगर कोई भी उसको अगर टच करता है तो वो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो उस बैलेंस को दिखाने के लिए और उसको सामने प्रस्तुत करने के लिए उस चीज को दिखाया गया, जिसमें कि टेराकोटा जो है हमें एक हार्ड चीज के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको हम मान लीजिए एक प्रतीक मान लेते हैं कि एक बहुत बड़े पहाड़ को लेके हम रखे हुए हैं, उस पर एक कोई ऐसा वस्तु रखते हैं जो छोटा सा है, लेकिन उसको टच किया जाए तो शायद किनारे पर ही गिर सकता है। उस चीज को इसलिए दिखाया है, रेड को दिखाया गया है कि ये वो बहुत वजन भारी चीज है, और व्हाइट दिखाया गया है कि वो बहुत सॉफ्ट चीज है जो कि टच होने पर गिर सकता है। वो बैलेंस को बनाने के लिए बनाना और दिखाना हमारे टेंशन के थ्रू दिखाई देता है। तो मैंने वो इसमें ऐड किया और सामने प्रेजेंट किया। जी। ये आपका काम है, एनर्जी नाम से है। ये है। एक सेकंड, हाँ 1 मिनट, ये रुकना चाहिए। अगर चलेगा तो फिर हम जी महेंद्र, एनर्जी व्हाइट मार्बल एंड आयरन, इस काम के बारे में कुछ बताइए। एनर्जी एक है कि हम कुछ भी मतलब प्राकृतिक से लें या फिर अपने सामने वाला मतलब कि कोई भी सामने प्रेजेंट है जिसको हमसे अप्रोच हो रहा है कि हम किस तरीके से उसको इंटेंशन दे रहे हैं, उसके साथ जुड़ाव कर रहे हैं। तो उस जुड़ाव को देखने के लिए हम अपने माइंड को पहले सेटअप करते हैं कि हम किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे या उससे कब मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, अब क्या बिहेव होगा मेरा, क्या उनका होगा। उस चीज को लेके हम एक माइंड को परिवर्तित करते हैं कि एनर्जी के रूप में, जो हमें कंसंट्रेट देता है। इसलिए हमने एक सर्कल लिया जो हमारी पूरी दुनिया को एक चीज में मतलब एक सर्कल में लेके रखा हुआ है। उसको मैं आयरन के थ्रू उस चीज को बैलेंस करके दिखाया गया है कि हम उसमें जितना मेरी पूरा दुनिया गोल है, जिसमें कि हम आयरन को दिखाएं कि हम नाम मात्र के एक मतलब एक स्थान है मेरा, जिसकी वजह से हम यहाँ इस दुनिया पर हैं। और उस चीज को हम एनर्जी के रूप में अगर देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हम उसको किस
भावनात्मक पक्ष को रखें या सामाजिक पक्ष को रखें, उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए, उस एनर्जी को हम लेके, और एक एनवायरनमेंट का भी प्रभाव किस तरीके से दिख रहा है उसको बैलेंस किया जाए। तो ऊर्जा और खासकर मानसिक ऊर्जा और बैलेंस के लिए मानसिक ऊर्जा का जो उपयोग है, इस तरह की बातें आप वहाँ पर सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर, ये ब्रॉन्ज में है पूरा काम आपका? हाँ, ब्रॉन्ज में है, ये मास्टर्स का काम है मेरा। इसमें क्या है कि हम परिवर्तन किस तरीके से करते हैं अपनी ऊर्जा को, तो हमें एक ठोस माध्यम को, मतलब अपने ठोस कदम उठाना पड़ता है किसी किसी चीज को लेने के लिए। एक शुरुआत तो छोटे से होती है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक अहम हिस्सा होता है जो काफी देर तक चलता है। उसको दिखाने के लिए मैं मतलब कि एक ब्लॉग को लिया जिसमें कि हम दिखा रहे हैं कि हम अगर आसमान से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें कहीं पहाड़ दिखता है, कहीं नदी दिखता है, काफी ऊंचाई पर भी जाने पर दिखता है, कुछ कुछ न कुछ तो जरूर दिखता है उसमें। तो उसमें कभी पहाड़ दिखाई देता है, कहीं नदी दिखाई देता है, तो कहीं पेड़ पौधे हल्का फुल्का पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पौधे के रूप में दिखाए हैं, जिसमें कि हमें दिखाई दे रहा है कि हम पूरी दुनिया से तो घिरे हैं, लेकिन हमें मेन ऊर्जा जो है वो हमें अपने पौधों से लेना है या अपने परिवेश से लेना है। उस परिवेश को अपने हिसाब से किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हमें पौधे से जब मतलब जीवित होता है तब फल देता है, सूखता है तो हमें लकड़ी देता है, और लकड़ी से फिर हम अपना खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ाव हमेशा लगा रहता है उसका। तो उस चीज को हम किस तरीके से अपने जीवन में मतलब कि उसका यूज कर रहे हैं, और उसका बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो किस तरीके से है, उस चीज को हमें ऑब्जर्व करके और एक परिवर्तन, एक एनर्जी का जो नेचर का परिवर्तन है उस चीज को इसमें ऐड किया हुआ है। महेंद्र, आप ऊर्जा को जो इतनी बारीकी से समझ रहे हैं, उस पर लगातार आपके विचार भी हैं और आप उस पर अपने अनुभव और उसको अभ्यास में भी ला ही रहे हैं। तो आप किसी तरह की इस बारे में दर्शन भी पढ़ते हैं या कुछ किताबें, या आपका कोई और अभ्यास, योग, ध्यान आदि ऐसा कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, या कला ही है आपका इस? नहीं, योग तो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में हम लोगों का इतना ज्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका लगा मतलब टाइम इतना टैकिंग वाला काम है, टाइम टेकिंग वाला काम होने की वजह से हमें सबसे बड़ा योग यही दिखता है। अच्छा। हमारा सबसे बड़ा योग यही है कि हम अपने कर्म को करते रहें, योग हमारा यही है। बाकी इससे ही जो खुशी मिलेगी वो मेरा योग है, और ये मेरी एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दिखाई दे रहा है वो हम अपने इस कल्चर के थ्रू देखते हैं। और प्लस मैं कुछ कविता वगैरह भी मतलब पोएट्री भी करता हूँ, थोड़ा बहुत उसको भी अपने इस कल्चर के थ्रू रिलेट करता हूँ कि हम क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो उस चीज को देखने की कोशिश करता हूँ। वो कोई ऐसा स्कल्पचर है आपका जिसके साथ आपको लगता है उसके साथ कविता जाती है कोई? तो बताइएगा ज़रूर हमको, अगर ऐसा हाँ है तो। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, आपको 1 मिनट। जैसे बीच में हमारे यहाँ एक जो बालाकोट वाला हमला हुआ था, तो उसमें हम अपने काम को मतलब कि भी मेरा, क्योंकि उस टाइम तो मैं क्लास टाइम था, लेकिन उस टाइम नहीं कर पाए थे। लेकिन मेरा अभी तक प्लान है करने का, जिस पर मैं कविता लिखा हूँ, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब करूँ उसको, क्योंकि अब मैं पास आउट हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से इस चीज को प्रस्तुत करूँ। तो मैं एक कविता लिखा कि क्या दिल्ली क्या लाहौर लिखूं, मिटते लफ्जों का दौर लिखूं, जब जब इतिहास दोहराया है, नफरतों को ही पाया है। ना समझ सकी वो सरकारें, क्या दिल्ली पुकारें क्या लाहौर पुकारें,
नई जख्म को दफनाऊं, ये ना फर्क रहा उन कानूनों पर जो दर्द पर मरहम लगाने पर, ना फर्क रहा ना दर्द रहा दिल्ली को दफनाने पर, क्या दिल्ली क्या लाहौर लिखूं, मिटते लफ्जों का दौर लिखूं। क्या बात है। ये मेरा एक छोटा सा कविता है, जिस पर मेरा भी प्लान चल रहा है। काफी मतलब टाइम टेकिंग वाला है काम, कि मैं थोड़ा सा टाइम देके उस चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करूं किसी के सामने। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ठोस मीडियम में हो, उसको मैं सोच रहा हूँ या तो इंस्टॉलेशन के थ्रू दिखाऊं या परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू दिखाऊं। इस प्लान में मेरा भी है कि ठोस मीडियम ही न लेके चल के कई भी मीडियम हम चूज कर सकते हैं, जी जी या जी। पेंटिंग के भी थ्रू मिक्स मीडिया करके उस चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। जी जी जी। बहुत आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप ज़रूर ऐसा करें, जल्द करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल मेरे मन में आया और इसी बहाने एक कविता आपसे सुनने को मिली। इसी के साथ मैं एक और बात यहाँ रखूंगा कि आपके काम करने के दौरान, आपकी इस कला यात्रा के बीच में कभी आपने ऐसा अनुभव कभी किया हो जब आपने अपनी ऊर्जा को, जिस तरह आप बात करते हैं कि आपने उसको कला के माध्यम से परिवर्तन में लाया हो, तो ये बहुत जानने के लिए हमें बहुत उत्सुकता रही कि मेरे हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी ऐसा अगर अनुभव आप साझा करें कि जब आपने अपनी ऊर्जा को अपनी कला करने की प्रक्रिया के बीच में या उस दौरान आपने बदलता हुआ पाया, तो कोई है ऐसी कहानी? हाँ, ऐसा है कि जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया यहाँ, हम्म। तो एक हमारे सर हैं, गेस्ट फैकल्टी आए हुए थे यहाँ हम्म। जामिया में। तो वो बैचलर को पढ़ाने के लिए आए थे, तो हम लोगों से काफी लगाव हो गया था। तो शुरू में क्या हुआ, उनको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था। हम्म। तो उन्होंने क्या बोला कि महेंद्र, तुम काम सही नहीं कर रहे हो। हम्म। तो मैं सोचा, मैं तो अपने हिसाब से तो भाई पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन ऐसा लफ्ज क्यों बोला गया। तो हम्म। मैंने ढूंढने की कोशिश किया, काफी परेशान हुआ, काफी दिन मतलब कम से कम 15-20 दिन तो काम करना बंद कर दिए। हम्म। तो जब काम बंद किए तो मुझे लगा नहीं, काम बंद करने से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। मेरा एनर्जी लॉस हो जा रहा है, हो जाएगा, और फिर जो उस एनर्जी में दिखाना है वो एनर्जी फिर हमारी वापस नहीं आ पाएगी। हम्म। इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए और उसका निष्कर्ष ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें सोल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देना है। और काम तो करना ही करना है, लेकिन सोल्यूशन भी साथ में निकालना है। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए देखा कि फिर वही सर हमारे, जब मेरा काम वो पूरा हुआ तो हमें आके खुद बोल के गए कि नहीं, काम तुम वाकई में अच्छा किए हो। तो मैं कुछ अपने अंदर से सोचा है, ये मजाक तो नहीं कर रहे। तो मैं दिल में थोड़ा खुशी हुई, फिर लगा नहीं हो सकता है। फिर मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोले नहीं, वाकई में अच्छा है। मैंने उस टाइम तुम्हारी मतलब कि मार्केट को देखकर मुझे लगा तुम नहीं ठीक कर रहे हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, प्रयास करता हूँ कि अपने हिसाब से जितना बेहतर कर सकूं उतना करता हूँ। ये मेरे साथ ऐसी घटना हुई एक बार। वहां पर मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ, लेकिन फिर भी उससे एक फायदा और हुआ मेरे लिए, कि उसको प्लस पॉइंट मान के हम आगे चले। क्योंकि अगर कोई डिमोटिवेट करता है तो हमारे लिए भी कुछ फायदेमंद ही होगा, क्योंकि हमें सोचने का मौका मिलेगा और कुछ नया करने का जुनून पैदा होगा, तो जिसमें एनर्जी हमारी एक्टिव और हो जाएगी। यही सोचकर हमने फिर से काम शुरू किया और कंटिन्यू लगा रहा। जी। तो ऐसा मतलब और भी अनुभव होगा जब कभी बहुत उदास मन से हम अ, हो, या हम काम करते वक्त या काम करने के दौरान, तो हमें कई बार ऐसा काम करने से एक खुशी है या एक तरह का संतोष आता है और वहाँ पर परिवर्तन महसूस होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विचार ऐसा है जो बहुत समय से उलझे हुए थे दिमाग में हमारे, और जब हम उसे करने के प्रक्रिया में आते हैं, जब हम उसको एक छवि का रूप देने लगते हैं, आकृति में बदलते हैं, तो वो विचार सुलझने से और कुछ ना कुछ वहाँ जवाब हमें मिलने लगते हैं। तो इस तरह की बातें भी जरूर होती होंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा काम जो है स्टेप्स ऑफ एनर्जी, इसकी मैं घटना बताता हूँ। क्या हुआ कि हमने HRD के लिए फॉर्म फिलअप किया। तो मैं
मेरे आंख में चोट लग गया था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हमने ऑपरेशन के लिए दिसंबर में चला गया मैं, और फिर आया जनवरी में। तो जनवरी में आते ही डेट आ गया कि आपका इस तारीख, इस डेट पर आपका इंटरव्यू है एचआरडी के लिए। तो हमने काम तो प्लानिंग पहले से चल रही थी, हमने कहा ऑपरेशन कराने के बावजूद भी कंटिन्यू लगा रहा मैं। तो हमने क्या किया कि वहां जब आया तो मैंने ये काम शुरू किया जो स्टेप्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का एक एक सीढ़ी जैसे होता है कि हम किसी भी सक्सेस को पाने के लिए एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। हमें उस सीढ़ी को देखते हुए हमने यहाँ से शुरुआत किया कि नहीं, ये इस तरीके से हम करें तो शायद कुछ हमें बेहतर हो सकता है। तो हमने ये काम शुरू किया। लास्ट टाइम में हमारे पास 2 काम थे जिसको हमको लेके जाना था। तो मुझे लगा कि अब फिर बनारस वापस जाना यानी डबल खर्च, और ऊपर से कोई मेरा इनकम नहीं, परिवार से जो मिलता है उससे ही मेरा पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अलग से मैं कुछ नहीं कर सकता नहीं। तो हमने ये काम ले गया, वहां पर एचआरडी में इंटरव्यू दिया। तो इसी काम के बेस पर हमें एचआरडी मिली, और जिससे बहुत कुछ सराहना मिला कि नहीं नहीं तुम वाकई में ये काम किए हो। लगता उन लोगों को इंटरव्यू में जो सर लोग थे वो लोग काफी तारीफ किए, और मुझे वहां से इतना खुशी हुआ कि मैं काम में पूरा जान लगाने लगा और काम और बड़ा करना शुरू किया। तो मेरे क्लासमेट भी कुछ लोग बोले कि तुम तो, एक तो तुम्हारे इतने पतले दुबले, ऊपर से तुम इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लेते हो। हम बोले, उन लोगों से ही बोले कि शरीर मायने नहीं रखता, सोच मायने रखती है। अगर तुम जितना बड़ा सोचोगे तो शायद उससे बेहतर कर सकते हो। उसको लेके हमने एक नई एनर्जी को, मतलब जैसे होता है अपनी एनर्जी और उसको काम के दोनों को रिलेट किया, और कंटिन्यू कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। और ये बहुत खुशी वाली बात है कि हमने यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो आपको ये मूर्ति, ये जो स्कल्पचर में आपने इसको इसी तरह की जो आपने आकृति दी है, इसी खास तरह से इसको एक आपने एक स्वरूप दिया है, तो उसके पीछे एक कोई कारण रहे होंगे, तो अगर आप हाँ, साझा करें। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें कभी दिखता है कि मून निकलते हुए रेड, तो उसमें छोटा सा एक लगता है कि नहीं, चांद जैसा छोटा सा अर्धवृत्ताकार में दिखाई देता है। तो उस चीज को हमने देखा कि ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस कल्चर में भी तो बहुत कुछ ऐसे चीज हैं जो हम हमेशा कर सकते हैं। अब कुछ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इस चीज को लिया कि हम अर्धवृत्ताकार को अगर ब्रेक करें तो हमें क्या कुछ नया मिलता है देखने को। तो वहां पर हमें लगा कि नहीं, करना चाहिए। तो फिर मैंने किया तो हमें लगा कि हाँ, ये सही है। तो इस चीज को हमने देखा तो 2 डिवाइड किए, 2 भागों में, कि हम एक दिन को लेते हैं, एक रात को लेते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। बस अंतर यह है कि एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। हमने दोनों को डार्क लाइट तो नहीं दिखाया, लेकिन एक चीज दिखाया कि हमने कि दोनों तरफ सिमिलर एनर्जी हमें मिल रही है, या उसकी परछाई मिल रही है, जो हमको हमेशा रिलेट करती है कि तुम कंटिन्यू अपने आप को बढ़ाते चलो। आगे चलते हैं महेंद्र। हाँ बिल्कुल। एनर्जी ऑफ नेचर यहाँ पर आपने बनाया है। ये स्टोन वेयर आपने इसको कहा है, स्टोन वेयर मतलब ये क्या है, पत्थर, और ये एक ही पत्थर है क्या पूरा? नहीं, स्टोन वेयर होता है सिरामिक, जो चाइना के लिए होता है। ओके। उसको जब हम 1200 से 1250 के 1300 के बीच में जब पकाते हैं तो हमें एक स्टोन का फीलिंग आती है। ओके। तो जब उस टेम्परेचर पर जब मिट्टी पक जाती है तो उसको स्टोन वेयर बोला जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जो टेराकोटा का होता है वो 800 तक होता है, और इसका टेम्परेचर 800 यानी बिस्किट करना होता है, मतलब कि एक नॉर्मल पकाना होता है, उसको बिस्किटिंग बोलते हैं। तो हमें जब ये 1300 तक, 1200 से 1300 के बीच में ले जाते हैं, तो ये टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि एकदम उसको टच करने पर ना आवाज आती है, लगता है कि एक लोहे जैसा आवाज है।
तो इसलिए उसको स्टोनवेयर बोला जाता है। और ये इसका जो मोटिवेशनल मतलब सब्जेक्ट है, ये जिससे होता है कि हम यहाँ पर दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी में इतना ज्यादा गंदगी है कि इसका झाग जो होता है, झाग जानते हैं ना, जो उसका फेन बोलता है बोलते हैं, जिससे सोडा घोलते हैं या साबुन से मुंह में लगाते हैं तो उसका जो होता है वो झाग, फोम, हाँ। वो, हाँ, तो उसको हमने मतलब घूम रहा था ऐसे ही, मतलब यमुना नदी के आसपास में, मेट्रो से भी गया, कार से भी आया, गया था नोएडा, तो रास्ते में मुझे दिखा था, मुझे लगा यार कितना इंटरेस्टिंग चीज है, भले से हमारे पानी को तो गंदा किया लेकिन हमें एक नया चीज दे के जा रहा है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करूं। तो उस बबल मतलब वो झाग को हम इस तरीके से यूज किए कि एक तो एक प्लेटफॉर्म की तरह दिखे कि हाँ हम एक किसी बेस पर हैं, और दूसरे हम जो बात किए थे पिछले वर्ग में कि हम ऊंचाई से देखते हैं, हमें किस तरीके से दिखाई देता है, उसको देख के और दो चीज को कॉम्बिनेट मतलब मिलाकर हमने एक नया फॉर्म देने की कोशिश किया, जिसमें ये हमारे सामने निकल के आया। तो प्रकृति की ऊर्जा का ही एक रूप है वो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपने ये है, अनटाइटल्ड कहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक सील होती है ना, सील, जो एक एनिमल है, सील एक एनिमल होता है, वॉलरस होता है, कुछ उसके जैसा एक है, और ऊपर डॉल्फिन जैसा, ऐसा मुझे लगा। अनटाइटल्ड आपने टाइटल इसको दिया है, अनटाइटल्ड, तो हाँ मुझे ऐसा लगा। आप बताइए क्या है ये? ये एक मतलब ह्यूमन फिगर ही है, और जिसको मतलब कि हम ह्यूमन फिगर न दिखाकर एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि हम किस तरीके से अपने आप को क्या बोलते हैं, कहीं विजिट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं तो हम किस बेस पर विजिट कर रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग है वो दिख रहा है कि हमारे ऊपर तो भारी तो नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज को दिखाने की कोशिश किए हैं कि हम जहां जाए हम भारी पड़े उस पर, वो हमारे ऊपर हावी ना हो। उस चीज को दिखाने की कोशिश में मैं इसका नाम नहीं दे पाया, इसलिए मैंने अनटाइटल्ड रख दिया कि इस तरीके से होने पर शायद हमें कुछ नया सोचने के लिए मिलेगा, मौका मिला काफी। और मैं कुछ लिखा भी हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे याद नहीं है कहाँ रखा हुआ है, इसलिए मैं ढूंढ नहीं तो पढ़ नहीं पाया, नहीं बाकी और डिटेल अच्छे से आपको दे पाता। ओके ओके। ये 4x4 का काम है, मतलब 4x4 हाँ इंटू बहुत फोर छोटा सा है, इन बहुत छोटा सा है, और भी किसी मतलब मैं भोपाल में था तो ये वहाँ से स्टोन वेयर का ही काम है, और वहाँ पर एक मेरा फ्रेंड था, उसको बहुत पसंद आया तो बोला कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो हमारे वर्क मेरा लेके चला गया, तो मुझे मेरे पास मैं फोटोग्राफ रख लिया था ताकि हमें काम आ जाए, बाकी तो हमें याद करेंगे ही जो करेंगे, अच्छा, तो हमने ये रख भोपाल लिया था। भोपाल में स्टोनवेयर का काम मतलब कमर्शियली होता है या हाँ नहीं, प्रॉपर तरीके? भारत भवन स्टूडियो है जो, हम्म वहां पर हमें अब सबको एक मिलता है फ्रीलांस में कि आप आइए, हम्म अपना जब तक रहना चाहते हैं हम्म आप कहीं भी ठहर के आप काम करिए एडमिशन लेकर, और जब चाहें तब जा सकते हैं, तो उसमें फ्रीलांस की तरह है एक तरीके से। वहाँ पर प्रिंट मेकिंग का है, हम्म और स्टोन का भी था, स्टोन का इस टाइम में कोई करता नहीं तो इसलिए उसको अलाउ नहीं करते। प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, और ये है सेरामिक का है, तो उसमें हमने पता मतलब हमारे काफी सीनियर जाते थे, तो हमें लगा कि हम भी थोड़ा मतलब सीखना चाहिए स्टोनवेयर, ताकि हमें भी कभी जरूरत पड़े तो ये ना लगे कि नहीं हमने ये तो अधूरा छोड़ दिया। थोड़ी जानकारी के लिए हमने वहां पर गया। नहीं नहीं, अच्छा, आपने अच्छी जानकारी दी है, जो नहीं जानते हैं हमारे दर्शकों में, खासकर कला के जो छात्र हैं। अगर आपसे जानकारी जो भी माध्यम की और तकनीकों की और इस तरह की जो आप सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं, साथ ही आपके जो विचार हैं, आप जिस तरह से आपका जो देखने का तरीका है, और आप हर हर समय हर वक्त की आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं,
जो भी आप नोटिस करते हो उनको आप किस तरह से अपने माध्यम में लाने की कोशिश करते हो, उसका प्रयास करते हो और सफलता से अपनी कुशलता के साथ आप उसको एक आकृति में रख पाते हो। ये काफ़ी कलाकारों के लिए प्रेरणा रहेगी ज़रूर। आगे मैं बिल्कुल। आपका ये जो वर्क है द हेड हम्म। टेराकोटा आयरन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटा काम है लेकिन इसका अरेंजमेंट और इसका काफ़ी कुछ है। और असल में मूर्तिकला के बारे में मैं एक बात ये ज़रूर रखूँगा कि इस तरह की जो खासकर जो आधुनिक रूप में जो कला है मूर्तिकला, उसको आम जनमानस में बहुत ज़्यादा आसानी से समझा नहीं जाता है। तो इसीलिए आपसे बातचीत जो हम कर रहे हैं और आपने जो इतनी गहराई से एक अपने पक्ष को रखा है, वहाँ से ज़रूर एक अंदाज़ा लगेगा देखने वालों को, सुनने वालों को हमें कि अ, इस तरह की जो इस तरह की दिखने वाले जो कला होती है वो उनके पीछे के संदर्भों को फिर वो आगे शायद टटोलने का प्रयास करेंगे। तो आपने बिल्कुल। इसका टाइटल दिया है द हेड। हम्म। और इसमें, हाँ जी, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बताइए। हमने इसमें इसलिए टाइटल द हेड दिया है कि हम अपने आप को तो हमेशा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यहाँ करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमें अपना भी कुछ सोचना चाहिए कि हमको अपने शरीर को भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से हमारे साथ किस तरीके से रिलेट होना चाहिए और किस बेस पर होना चाहिए। और हम इन्वायरमेंट के साथ अगर जोड़ते हैं अपने आप को तो किस तरीके से ये एक जो होता है, चिड़िया होती है, जैसे चिड़िया उड़ रही है तो उड़ती है, जब कभी भी डाली मिलता है तो कहीं ना कहीं विश्राम के लिए रुकती है। तो हमें भी अपने माइंड को कहीं ना कहीं विश्राम के रूप में एक स्पेस देना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि प्रिपेयर्ड होना भी जरूरी है कि इसलिए हमने इसका टाइटल द हेड दिया। और इस चीज को हम अपने उसी जो मार्बल और आयरन का जो हमने काम दिखाया था उसी के साथ इसका रिलेशन है। एनर्जी का जो प्रभाव है इस पर भी वही है, सेम वही है, बस इसका बस मतलब नजरिया अलग तरीके से देखने का कि हम किस क्या है, दो कॉम्बिनेशन को दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे इस हेड में या हमारे माइंड में जो चल रहा है उसको एक स्पेस मिले। मैं सिर्फ बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि इतना लंबा टाइम आपने एक स्कल्पचर के साथ आपने गुजारा है। मैं सिर्फ उस अनुभव को जानना चाहता हूँ। इतने माध्यमों में आपने काम किया, एक अनुभव, जैसे एक चित्रकार होने के नाते मैंने इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मैंने क्या पाया। मेरा अनुभव यहाँ तक की जर्नी में बस सबसे अच्छा फीलिंग यही रहा है कि हम अपने मीडियम में स्टोन को सबसे ज्यादा अपने आप से कनेक्ट किया और उससे बहुत ज्यादा फील हुआ मुझे कि नहीं, हम इसके साथ जुड़ने पर हमारी एक जो होता है कि जमीन से मिलन होना एक तरीके से, उस तरीके का मेरा अनुभव होता है कि उसको टच करना, फील करना कि नहीं, ये हम होना ही चाहिए और ये हमारे क्वालिटी में ये है कि हम इसको फील कर सकते हैं या इनसे अपने इस कल्चर से बातें कर सकते हैं। इस तरीके का अनुभव हमें बहुत ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ कि चलिए हम अपने अपने इस कल्चर से मतलब बातें कर सकता हूँ, इस तरीके का मुझे फीलिंग आती है। और अनुभव यहाँ तक का कि मुझे सबसे बेस्ट अनुभव रहा है कि स्टोन के साथ जुड़ने का, क्योंकि ये काफी कई हजारों करोड़ों साल बाद ये हमारा एक मीडियम तैयार होता है और उस मीडियम को हमने कुछ क्षरण तो हुआ लेकिन हमने उसको एक नया रूप दिया और उस चीज को हम अपने आप से कनेक्ट करने पर लगता है कि नहीं, मेरा और उसका जीवन एक साथ है। उस चीज को मैंने बहुत ज्यादा फील किया। तो महेंद्र, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही है और मैं तो यही कहूँगा कि समय की
सीमाएं हैं, हमारे पास अभाव है समय का। नहीं तो आपके साथ इस बिल्कुल। तरह की चर्चा ज़रूर हम जब भी हम कहीं मिलेंगे दोबारा और अपनी बातचीत को हम आगे लेकर जाएंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके आने वाले भविष्य के लिए, और इसी तरह आप एक कलाकार के रूप में अपनी कला को प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास आपका जारी रहे और आप नए नए कीर्तिमान हासिल करें। साथ ही आप अपने विचारों को लिखते रहें, हमसे अलग अलग माध्यम में बांटते रहें। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आप की कला को आगे देखता रहूं, अलग अलग माध्यम में, परफॉर्मेंस में, जैसे आपने कहा इंस्टॉलेशन आप क्या करेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा उसका। मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत खुशी होती है हमारे अज्ञा लाइव कार्यक्रम की, हमारे इसकी जो रूपरेखा है, और इसमें हमारा प्रयास भी यही है और इसकी सफलता भी यही है कि हम कलाकार साथियों से दूर दराज बैठे साथियों से मुलाकात कर पा रहे हैं और अपनी बातचीत को तो सबके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। उसी के साथ आप अपने काम को हमारे साथ जब प्रेजेंटेशन देते हैं और इतना समय निकाल कर और एक-एक काम पे हम बातचीत, क्योंकि हम जब आप जानते ही हैं जब हम कलाकार मित्र आपस में मिलते हैं तो इस तरह की चर्चाएँ ज़रूर हमारी होती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। विचार हमारे कार्यक्रम आज्ञा लाइव का यही है कि उन अनुभवों को, उन यादों को जो मैंने भी जी हैं पहले अपने जीवन में और जिता रहा हूँ, उन्हीं को मैं सबके सामने आज्ञा लाइव के माध्यम से, आज्ञा विजुअल आर्ट प्लेटफ़ॉर्म के मंच से और इस कार्यक्रम के साथ सम्मिलित होकर कर पा रहे हैं हम, और इसकी बहुत बहुत अलग स्तर पर प्रसन्नता है मुझे। महेंद्र, आप और अगर कुछ हमसे साझा करना चाहें, मैं आपसे एक प्रश्न फिर ज़रूर अंत में पूछना चाहूँगा, वो यही है कि आपने ऊर्जा को लेकर जो आपका एक पूरा आपका एक उसके साथ एक वार्तालाप है, मैं कहूँगा, और आप बहुत बहुत सावधानी से अपने विचारों के आवागमन को और किस तरह से हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिक शक्तियाँ और हमारी जो हमारी कल्पना शक्ति है, हमारे रचनात्मकता है, इनका जो आपसी संबंध है, इस पर आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ बातें ऐसी बोलना चाहें आप, निकट भविष्य में आप क्या प्लान कर रहे हैं, या अभी आप कुछ भी हमसे इस तरह के अनुभव अगर बाँटना चाहें तो ज़रूर कहिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी मित्रगण और आपको भी और हमारे परिवार के जो भी हैं सदस्यगण हैं, सबके लिए यही कहेंगे कि जो भी हो, जिससे जैसे भी हो, अगर हम कला से जुड़े हैं तो उसको कंटिन्यू लगे रहें और प्रयास करें जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएँ। और ताकि हमें ये ना लगे, हमें भी ये ग्लानि न रहे कि हम इस क्षेत्र में रह के हमने ये नहीं किया। उस चीज़ को हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसी कोई चीज़ ना बाकी रहे जो हमारे मतलब पीढ़ी, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने नहीं किया, वो हमें करना चाहिए। और उस चीज़ को हमेशा याद रखा जाए और कंटिन्यू अपने काम पर लगा रहा जाए, ताकि कोई ऐसा कोई मौका ना मिले किसी को कि हाँ, नहीं आपने इस फ़ील्ड में रह के ये नहीं किया। ठीक बहुत-बहुत है, इसी के साथ अब विराम देते हैं। बहुत-बहुत खूब धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने हमारे कार्यक्रम को आज समाप्ति की तरफ ले गए हैं। साथियों साथियों आज्ञा लाइव के आज के अंक में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अंक में, एक नए कलाकार के साथ। अगर आप हमारे प्रयासों को पसंद कर रहे हैं, आज के कलाकार की बातों से आपको आपको खुशी हुई, कुछ सुनने को, सीखने को अच्छा मिला, आपका समय अच्छा बीता, तो कलाकार के विचारों को प्रोत्साहित कीजिए। उनके कलाकृतियों की छवियों को फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए, अपने विचारों को शब्दों में बिखेरिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिए, अपने परिवार, मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ उन्हें साझा कीजिए। हम आपके सामने फिर आएंगे नए कलाकारों के साथ, बातचीत को इसी तरह आगे लेके जाएंगे आज्ञा लाइव में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।
महेंद्र आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।